नमस्कार। न्यूज़ जंगल के पहले एपिसोड हेरिटेज टॉक विद अनूप शुक्ला में आपका स्वागत है। हम आपको कानपुर के इतिहास से रूबरू कराएंगे तो आप चौंकेंगे कि साहब क्या इसकी ज़रूरत आ पड़ी है कि आप कानपुर के इतिहास से हमें रूबरू कराएंगे। हम तो इसी शहर के हैं। तो रूबरू कराने की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी है कि हमारे शहर के इतिहास को जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोगों को जब तक हम संप्रेषित नहीं करेंगे, लोगों को जानकारी नहीं देंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा क्या जान पाएगी। और इसी उद्देश्य से हम ये एपिसोड बना रहे हैं। ये हमारा पहला एपिसोड है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कानपुर की स्थापना कब हुई। प्रशासनिक स्थापना नहीं, जो चर्चा में है कानपुर की स्थापना कब हुई, राजा हिंदू सिंह कौन थे, ये कानपुर क्यों कहलाया, इन्हीं तमाम तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे अनूप जी से। अनूप जी, आपको बता दें कानपुर इतिहास समिति के महासचिव हैं और बल्कि हम तो कहेंगे जो हमारा अपना आकलन है कि ये तो इंसाइक्लोपीडिया है। इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी किसी को भी करनी है तो अनूप शुक्ला हाजिर हैं, इनकी रुचि इतनी है। खैर, तो अनूप जी की अगली आवाज़ अनूप जी की होगी। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार। कानपुर की स्थापना को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। कोई कहता राजा कानपुर ने बसाया, कोई कहता सचेंडी की राजा हिंदू सिंह, कोई कुछ। क्या इसके पीछे क्या ऐतिहासिक तथ्य, प्रामाणिक तथ्य क्या है, जरा बताइए। देखिए, कानपुर या किसी भी शहर की स्थापना में यहाँ पर विवादास्पदता के कारण यह है कि कानपुर औपनिवेशिक सत्ता ने जब जिले के रूप में स्थापित किया वो दूसरा था कानपुर, जो प्रशासकीय कानपुर कहलाएगा जी। और जो आबाद हुआ कानपुर, जो सभ्यता विकास के कालक्रमानुसार एक नगर गांव बना और उपनगर बना, वह कानपुर एक अलग है। तो आबाद होने वाले कानपुर के संस्थापन में जो नाम आते हैं उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है कि राजा कान्हदेव ने स्थापित किया। वही कानपुर लग रहा है भविष्येतर, हो सकता उसका क्षरण हो गया हो, जिसे राजा हिंदू सिंह ने पुनर्स्थापित किया। तो इसलिए ये मान्यताएं स्थापना की इन दो राजाओं के बीच में, कान्हदेव चंदेल और राजा हिंदू सिंह के द्वारा स्थापित होने की कही जाती है। राजा कान्हदेव का जो प्रकरण है जी, वह कुछ यूं है कि इसका खुलासा मतलब कानपुर में वैसे तो कानपुर प्रागैतिहासिक काल से विकसित कानपुर है। यहाँ नवपाषाण से अद्यतन तक के सभ्यता अवशेष मिलते हैं, लेकिन सबसे पहला इसका प्रकरण ये हुआ कि यहाँ के एक जमींदारी का मुकदमा शुरू हुआ। 1916 में कानपुर के एडिशनल सबऑर्डिनेट जज की कोर्ट में एक मुकदमा चला और उस मुकदमे में ये आया, वो मुकदमा वस्तुतः राजा घनश्याम सिंह जो रमईपुर के राजा थे और जो दुबे वंश था, उन दोनों के स्वामित्व को लेकर के था। उस मुकदमे की शुरुआत जब यहाँ आई तो उसमें दिसंबर 1916 में एक ऑर्डर उसमें किया गया और ये लिखा गया कि ये जो आज से 700 साल पहले, आज से 700 साल पहले राजा कान्हदेव चंदेल ने इस कानपुर की स्थापना की। राजा कान्हदेव ने यहाँ गंगा सेवन के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने उस आबाद गांव में दुबे वंश जो उनके सेवाचर्या में था उसको उन्होंने वो गांव दान में दे दिया। दान में दे करके वो आगे चले गए। उसी से वो वहां का प्रतिष्ठित व्यक्ति बना जिसके लिए उसने जमींदारी के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसकी अगली अपील फिर की गई हाई कोर्ट में। फिर उसमें भी एक पक्ष के वकील हुए मोतीलाल नेहरू और एक के काटजू जी। उस मुकदमे में भी वही निर्णय आया जो 1916 में कहा गया था कि आज से 700 वर्ष पूर्व राजा कान्हदेव चंदेल इलाहाबाद जा रहे थे। वह कानपुर रुके और मतलब इस बुहाग पर रुके और उन्होंने एक आबादी कायम की जो कान्हपुर कहलाई उनके नाम से। और वो आगे बाद में जब वो नगर बस गया और जाते समय दुबे वंश को दे करके चले गए।
मतलब प्रशासनिक स्थापना जो उसके जिसका जिक्र 1802 में मिलता है 8 मई, जी तो उसके बाद ये 1916 यानी लगभग 114 वर्ष बाद। जी ये हाँ जी। असल में इस अभी मैं प्रशासकीय कानपुर पर चर्चा हाँ, मैं आगे करूंगा, नहीं, हाँ, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं कि जो दो नाम प्रमुख रूप से आ रहे हैं कि कानदेव की स्थापना। हाँ, अब कानदेव की स्थापना को लेकर के आगे जब तर्क हुए कि यहाँ पर ये 90 के दशक में मंथन कानपुर पर शुरू हुआ। कानपुर इतिहास समिति यद्यप सबसे उनमें से सबसे प्राचीन थी 1946 में, और 1946 में गठित की गई थी, और उसने कानपुर का इतिहास दिया कई खंडों में, और कई कानपुर पर लगभग 11 किताबें उस समय तक दे चुका था। अब वर्तमान में 15 किताबें आ चुकी। वह मैं उधर न जाऊं, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कानपुर पर जब 90 के दशक में मंथन हुआ कि कानपुर, तो गलतियां यहां इतिहासविदों में हुई कि जिले की स्थापना और महानगर मतलब कानपुर को आबाद होना, दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो मतभेद स्वाभाविक है कि कहां कानदेव को यदि हम 700 साल पहले मानेंगे तो 1216-17 में आ रहे हैं। लेकिन अनुप जी क्षमा कीजिएगा बीच में टोक रहा हूँ कि एक प्रसंग और मिलता है। एक एएसआई के अधिकारी एलएम बहल साहब हुआ करते थे जी। तो उन दिनों जाजमऊ के टीले में जो खुदाई में वो मिट्टी के बर्तन निकलना, ये सब इस बात का के साक्ष्य बताए जाते हैं कि इससे भी पुराना कानपुर रहा है जाजमऊ का टीला जो चर्चा में है। बिल्कुल महेश जी, वो सही कितने वर्ष पुराना? देखिए वहां पर ईसा पूर्व के अवशेष मिले, खास करके बुद्ध काल के विशेष रूप से। बुद्ध काल के तो कई कालखंडों के सभ्यता अवशेष हैं, और यह राज्य पुरातत्व संगठन का संरक्षणीय स्मारक था। इस पर एक काम हमारे क्रांतिकारी राजकुमार सिन्हा वगैरह ने भी किया, तो उन्हें हारपून वगैरह मिले। वहां ताम्रायुध और क्वाइंस और टेराकोटा के मटेरियल बहुत मिलता है, और ब्रिक का साइज मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम ईसा पूर्व के और बुद्ध काल के और गुप्त काल तक और 10वीं शताब्दी तक हम पर्याप्त मतलब मिलते हैं। डॉक्टर एलएम वहल ने उत्खनन नहीं किया था। डॉक्टर एलएम वहल ने उस सर्वे रिपोर्ट में कई विजिट किए। जब ये पुल बना तो खामी यह की गई कि पुल को काट दिया गया सीधे सीधे, और लखनऊ मार्ग को आगे बढ़ा दिया गया, जबकि उस टीले को तोड़ना नहीं चाहिए था। उसका संरक्षणीय ढंग से उत्खनन किया जाता तो बहुत कुछ मिलता। लेकिन फिर भी जितना उत्खनन हुआ वो राज्य पुरातत्व संगठन की पत्रावलियों में है, और दूसरा पुल भी बना तो उसमें भी जो पुरावशेष मिले वो बहुत बौद्ध काल में कानपुर का अस्तित्व था। जी, बौद्ध काल में ये अहोगंग से जो मार्ग बुद्ध परिपथ है, जो कौशाम्बी से होकर के आगे सोरोएटा तक की तरफ, मथुरा की तरफ जा रहा है, उसमें से कानपुर का जो ये अग्गलपुर के रूप में, और आगे काकूपुर, काकुतपुर, अरौल, ये सब कई स्मारक स्थल हैं जो बुद्ध काल के कानपुर को पोटेंशियल करते हैं, मजबूत करते हैं तथ्यों से। तो आर्कियोलॉजिकल मेथड पर भी बहुत कुछ मैटर पर चर्चा की जा सकती, क्योंकि ये हमारा जब हमने अभी पहले ही कहा कि कानपुर मतलब सभ्यता विकास में नवपाषाण काल से समृद्ध रहा, तो नवपाषाण काल मतलब ये होता है कि सभ्यता विकास हुई तो सबसे पहला पाषाण युग है। तो पाषाण युग का वो कालखंड यदि आगे जब बढ़ते हैं तो उसका नूतन प्रस्तर युग है, जी। हम हमारे जो पत्थर के औजार थे ज्यादा स्मूथ, ज्यादा अच्छे बने, छोटे ही बड़े पत्थरों का भी प्रयोग नहीं किया, छोटे पत्थरों से ही हम शिकार करने लगे। तो नूतन प्रस्तर युग के आयुध हमें मूसा नगर साइड से मिले, कानपुर में मूसा नगर साइड से। इसके बाद हमारा धातु युग आता है, यदि हम उस ढंग से जाएं तो धातु युग में कानपुर की 12 साइटें हैं, जिनमें ये धातु युग में कॉपर हार्ट, ताम्रीन सभ्यता के अवशेष मिले। और यही नहीं है, पूरे पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में सबसे पहला अवसर था 1820 में कि यहाँ पर लगभग 40 के संख्या में बिठूर से कॉपर हार्ट मिले, ताम्रायुध मिले। उनमें ताम्र मानवाकृति एंथ्रोपोमार मतलब थी, हारपून था, सेल्ट थी, छल्ले थे, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं। इसके बाद शिवराजपुर में मिला। तो गंगा से रिंद नदी के मध्य मिलते हैं ज्यादातर आपको, और रिंद नदी ताम्रीन सभ्यता में सबसे ज्यादा रिच रिंद नदी मिल रही है। मड़ौली, पनकी,
सचेंडी, मैथा, ये स्थान है ताम्रीन सभ्यता के। तो उससे तो इतिहास में अभी हम चूंकि चर्चा स्थापना, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रामाणिकता होती है जी तो वो किसी भी चीज़ की, जैसे कानपुर को लेकर के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जी, जी। ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, जी। दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जी, जी। ये किसी भी चीज़ को मुकम्मल करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो कानपुर की स्थापना को लेकर के ये तीनों ही चीज़ें राजा कान्ह सिंह या राजा हिंदू सिंह की जो बात है जी, तो उससे पहले के भी संकेत मिलते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप देखिए, ये भूभाग, कोई भी भूभाग जो होता है वो सभ्यता विकास के क्रम में हमेशा गवाह रहता है। कहीं जनावास होता है, मतलब लोग रहते हैं, तो जनावास के हमें मटेरियल मिलता है। जैसे एक टीला मिला, तो टीले को जब हम पुरातात्विक मानदंड से उत्खनन करते हैं तो वहां हमें मटेरियल मिल जाते हैं। तो सभ्यता विकास के क्रमों का ये हमने नवपाषाण से लेके अद्यतन तक के कई कालखंडों का गवाह है। जैसे हमारे यहाँ शिखर शैली का मंदिर का प्रयोग भीतरगांव से मिलता है। ब्रिक आर्ट का कानपुर की घाटमपुर तहसील और फतेहपुर की बिंदकी तहसील ब्रिक आर्ट का बड़ा नायाब नमूनों के मंदिरों का जखीरा है, चाहे वो कानपुर में निबिया खेड़ा का हो। मतलब 5वीं 6ठी से लेके और 11वीं 10वीं शताब्दी तक यहाँ ब्रिक आर्ट और टेराकोटा आर्ट पर्याप्त दिख रहा है। तो उसके उदाहरण के लिए यदि हम 5वीं 6ठी में यदि हम भीतरगांव मंदिर लें और 10वीं शताब्दी को उत्तरार्ध में यदि हम लें तो निबिया खेड़ा मंदिर है। तो ऐसे हम कई कालखंडों में इसको करते हैं। और कानपुर में ऐसे बहुत सारे पुरा स्थल हैं। ईश्वर माखनलाल जी ने भी काम किया, LM वहल साहब ने भी काम किया, BHU का कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी के कई सर्वेयरों ने यहाँ आके काम किया, और स्वयं जो पहला आर्कियोलॉजी का जो DG बना कनिंघम, उसने खुद यहाँ खोजें की। भीतरगांव उसी के द्वारा खोजी की गई थी। भीतरगांव मंदिर एक टीले में दबा हुआ मंदिर था। शिखर शैली का प्रयोग तब पता चला जब उसने उसी को खोजा तो शंक्वाकार उसे मिला। नहीं तो अच्छा, इससे पहले के जितने मंदिर मिल रहे हैं वो छत पड़े हुए मिल रहे थे। शिखर शैली पहली बार प्रयोग मिल रहा है। तो अनूप जी, हम फिर उसी घूम कर आते हैं राजा कान्ह सिंह, राजा हिंदू सिंह के दौर के, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे जी। तो इस पर आपने जो कोर्ट डिस्प्यूट हुआ था, जिस पे मुकदमा वगैरह हुआ था, वो सब हुआ, लेकिन वो एरिया कौन से चिन्हित किया गया जिसको कानपुर कहा जा सकता है? देखिए, कानपुर जो कहा जाता है वो पुराना कानपुर ही कानपुर, पुराना कानपुर, जो आज का ओल्ड कानपुर ये नवाबगंज के बिल्कुल गंगा के किनारे। हाँ। और आपका जो शहर आबाद है जाजमऊ के बाद जो भी बिठूर की ओर चलने पर गंगा के किनारे का पहला गांव जाजमऊ के बाद बिठूर पुराना कानपुर है। आज के शहरीकरण से यदि हम इसे यूं बताएं कि जहां से पुराना कानपुर आबाद है उससे पूरब की ओर आज जहां पर फूलबाग है वहां तक पुराना कानपुर राजस्व गांव के रूप में है। इसके बगल में सीसामऊ की सीमाएं आती हैं। तो कानपुर सीसामऊ भी जयचंद के पिता गोकुल चंद द्वारा, जयचंद के जो पितामह थे उनके द्वारा दान दिया गया था साहुल देव शर्मा को। साहुल देव शर्मा का वो दान पत्र काकूपुर से प्राप्त हुआ, जो पूरा तत्व के द्वारा कई बार सर्वे रिपोर्टों में उल्लेखित किया गया। तो आप ये माने कि वो भी उस समय का है। तो कानपुर का भूभाग हमेशा समृद्ध, जब जितनी चर्चा करेंगे वो समृद्ध है। और जब अब जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब 1923 के हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में एक शब्द कहा था, कानपुर कल का बच्चा है। तो कानपुर कल का बच्चा कहने का उनका एक कारण था, क्योंकि कानपुर नव विकसित कानपुर एक शहरीकरण हो रहा था कानपुर को। तो जो शहरीकरण हो रहा है उस शहरीकरण वाला कानपुर जो है उसके अनुसार उन्होंने ब्रिटिशर्स डेवलपमेंट के बाद वाला कानपुर उन्होंने ये कहा, कानपुर कल का बच्चा है। लेकिन कानपुर मतलब विकसित होने के क्रम के लिए कह रहे हैं, ये है कानपुर जी। तो अनूप जी, हमें लगता है कि इसके बाद तो वही प्रशासनिक स्थापना वाला एपिसोड आता है, और इससे पहले प्रशासनिक स्थापना वर्ष के पहले का अगर कोई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो। देखिए, मैं इसमें एक बात बता दूं कि जो मैंने भी कहा था, एडिशनल सबऑर्डिनेट जज की अदालत में जो मुकदमा नंबर 238 1916 में चला और राम सेवक बनाम मन्नू लाल था,
इसमें 4 दिसंबर 1916 को ऑर्डर में लिखा गया कि 700 वर्ष पूर्व राजा कानदेव द्वारा स्थापित है, जो जाते समय दुबे वंश को दे दिया गया। यही रिपीट 1917 में प्रयाग हाई कोर्ट ने भी किया। अपील में दावेदार दुबे वंश के ही हक में आया वो भी, और उसमें मोतीलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू उसके वकील थे, जिसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। यहां भी वही कहानी कही गई, अर्थात ब्राह्मण वंश के अधिकार वाला गांव माना गया। अब हम इसमें यह कह रहे हैं कि ये कान्हदेव और कान्ह सिंह नाम की भी चीजें कई बार आई, तो कई लोगों ने अलग अलग दावे करना शुरू कर दिया। हाँ, ये थोड़ा भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम ये हुआ कि एक 2007 में एक हमारे रीवा में डॉक्टर अजय सिंह जी, एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन्होंने कानपुरियम संस्था के सौजन्य से एक शोध कानपुर में भी आकर के किया। वो कानपुरिया क्षत्रियों पर था। तो उन्होंने लिखा, चूंकि वही जो जजमेंट के आधार पर ही कि 1217 में ही गंगा नदी के किनारे कानपुर जो बना मंदिर और उपवन, उस कान्हपुर को कान्हदेव के वंशजों ने, जो कनपुरिया छत्री कहलाते हैं, उन्होंने स्थापित किया। जबकि जजमेंट हमने जो पहला 1916 का पाया, उसमें चंदेल शब्द बाकायदे कोडेड है। अच्छा, कोड किया। अब कानपुर का इतिहास जब छपा 1950 में, तो कानपुर का में कान्हदेव चंदेल को कान्हदेव तो ओपन रखा गया, चंदेल को ब्रैकेट में कर दिया गया। यहां ये कंफ्यूजन लोगों ने समझ लिया कि ये ब्रैकेट में है, अर्थात संदिग्ध है। इसके बाद एक आपको बताएं कि गजनेर के 36 गांव के जो मैनपुरी के जमींदारों का, चौहानों का है, तो एक मैनपुरी चौहानों पर गजनेर शाखा का एक इतिहास लिखा डॉक्टर जगदीश चंद्र चौहान ने 2004 में। उन्होंने भी वही बातें लिखी कि ये गजनेर के जो जागीरदार थे, राव केसराज के छोटे पुत्र कान्हदेव थे, एक तो उनका हक आया। फिर एक आया कि धर्मगढ़ रसूलाबाद इतिहास के आईने में एक किताब लिखी गई 1993 में। इसमें लिखा गया कि महाराजा पृथ्वी चंद के एक पुत्र कान्हदेव गौर हुए, जो कन्नौज सम्राट से राज पदवी लेकर के अमेठी के शासक बने। उन्हें गंगा के दाहिने तट पर मतलब ये यात्रा करते समय पड़ाव डाला और वहां एक आबाद किया, जो पुराना कानपुर है, वो उनके द्वारा स्थापित है। अब यही कह करके कई लोगों बढ़ाए। कानपुर का इतिहास 1940 में जो रामदेव मोरोलिया और बालकृष्ण माहेश्वरी ने 1940 में छापा, उनमें कन्हैया सिंह को भी माना, इसीलिए। अच्छा, मेरोलिया वही परिवार है, रमेश मेरोलिया? जी, रमेश मेरोलिया के पिता थे रामदेव मोरोलिया। इस पर एक और सबसे पहले एक रिपोर्ट, ब्रिटिशर्स रिपोर्ट देखे, कानपुर का लगभग मुझे लगता 13 या 14वें क्रमांक पर एक कलेक्टर था रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, 1847-48 में था। उसकी एक रिपोर्ट है 48 में पब्लिश्ड। उसने लिखा कि द नेम ऑफ, मतलब कानपुर स्टेशन जिला मुख्यालय का जो नाम लिखा, उसने कन्हैया शब्द, कान्ह शब्द से ही जोड़ा। अच्छा। और लिखा कि वो कान्ह नामक जमींदार का है और वो पुराना कानपुर है। अब उसने लिखा, पुराने कानपुर को लिखा पुअर कानपुर लिख दिया, तो पुअर में गरीब कानपुर, वो पुराना कानपुर लिख रहा है। वो ट्रांसलेशन की ऐसे ही खामियां होती हैं। जैसे खानपुर ऐसे एक ट्रांसलेशन में आ गया, KHAN से खान, उसे कान शब्द ज्यादा प्रयोग हुआ। तो कन्हैया अष्टमी से कैसे इसे जोड़ा? अभी कन्हैया अष्टमी का भी प्रसंग मैं बता रहा हूं। केवल एक प्रसंग ये है कि इसी में अर्ली हिस्ट्री ऑफ कानपुर में भी ये कानपुर और कन्हैया की जोड़ा गया। आपने कन्हैया अष्टमी की जो आई बात की, राजा कान्हदेव ने स्थापित किया, यदि वो कानपुर है, तो दूसरी भी स्थिति ये आई कि 1875 में लाला दरगाही लाल ने 3 जिल्दों में कानपुर का इतिहास लिखा। संभवतः किसी भारतीय द्वारा पहले, मतलब एक इतिहास, स्थानीय इतिहास में पहली बार ये एक आया 3 जिल्दों में कानपुर का इतिहास, जो फारसी में था। 1842 में उनको सनद मिली थी और वो विलग्राम हरदोई से कानपुर में सेवा करने आए थे। तो पहले वो मुंशी रहे, मुंशी से एक परीक्षा पास कर ली विभाग, मतलब एक मुंशी आने वाली, और उसी से वो प्लीडर बन गए थे। तो उनको 1842 में वकालत का सनद मिल गई। तो उन्होंने जो 3 जिल्दों में लिखा कानपुर का इतिहास, तो उसके हिस्सा अव्वल में उन्होंने एक चीज लिखी कि जाजमऊ और बिठूर के दरमियान किनारा पर जानिबे गस्त दरियाए गंग में एक मौजा कानपुर है। इस मौजे के वजह तस्मिया के रवायफ मुख्तलिक हैं। असखास मातवर और देरीना की जबानी दरियाफ्त होता है कि अमलदारी हिंदुस्तान में जाजमऊ से बिठूर तक जंगल था। एक रोज भादों बदी अष्टमी को, जिसे कन्हैया अष्टमी भी कहा जाता है, हिंदू सिंह राजा सचेंडी गंगा नहाने आया था। अच्छा मौका पसंद पड़ने पर उसका इरादा हुआ कि इस जगह पर मौजा आबाद किया जाए। हम राहियों के बयान किया
कि आज के दिन ऐसी साइद सही है जो मौजा आबाद होगा वो तमाम जहां में उसकी शोहरत होगी। राजा ने उसी बखत बुनियाद आबादी की डाली। कन्हैया अष्टमी के रोज बुनियाद डालने के कारण कान्हापुर नाम रखा और राजा घनश्याम सिंह चौहान रमईपुर वाले को, जो के उसके मतस्वान से था, वास्ते आबादी के हुक्म दिया और उसने 2 फाटक पुख्ता शहर पनाह तैयार कराए। गंगा के किनारे एक मकान पुख्ता और घाट बनवाया। फाटक, मकान, घाट और सब मौजूद है। इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि भादों बदी अष्टमी, कन्हैया अष्टमी, जन्माष्टमी को स्थापित किया गया। राजा हिंदू सिंह के बारे में 1940 के इतिहास में भी मोरोलिया जी और माहेश्वरी जी ने भी लिखा कि यही स्थापना का तर्क है और सचेंडी द्वारा स्थापना का। वही तथ्य कानपुर के इतिहास में भी लिखा। असल में सबने जस्टिस नहीं किया, सभी तथ्यों को प्रस्तुत कर दिया और समाज को ही देते रहे कि आप जस्टिस करें। तो कानदेव का भी पक्ष जुडिशियली में आ चुका था, तो वो भी पोटेंशियल था कि 1200 में। तो अब जब यदि 1200 के बाद, अच्छा, हिंदू सिंह का कालखंड जो आ रहा है वो राजा छत्रसाल के समसामयिक है, क्योंकि राजा हिंदू सिंह पर जब सादत अली खान ने आक्रमण किया तो ये और भदौरियों ने इनके साथ मतलब गड़बड़ जब कर दिया तो ये पीछे के रास्ते यमुना की पट्टी में भाग गए और सीधे बुंदेलखंड में शरण ली राजा छत्रसाल के पास। राजा छत्रसाल ने उन्हें पनाह दी और उनका निधन भी हिंदू सिंह का राजा छत्रसाल के यहाँ ही हुआ। तो इतना तो क्लियर है कि वो कालखंड छत्रसाल का समसामयिक है। अब आया कि हिंदू सिंह राजा सचेंडी, राजा शिवराजपुर के ही वंश के थे, लक्ष्मणपुर मिश्रान के रहने वाले थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जब युवा थे तो ब्राह्मणों को बहुत सताते थे, ऐसा 1940 के इतिहास में भी आया और फोक में भी प्रचलित है। तो इससे राजा ब्राह्मणों की शिकायत पर राजा शिवराजपुर ने हुक्का पानी बंद वाले फार्मूले के तहत इनको अपने सीमा से बाहर कर दिया, हिंदू सिंह को कि हमारी सीमा में आप नहीं रहेंगे। तो ये सीमा के पास में बिनौर गांव जो था, चंदेलों का लास्ट गांव था, वहां पर जाके बस गए, मतलब रहने लगे। फिर भी चूंकि युवा, जैसा कि बताया कि वो उस समय बचपन में युवा होने पर उद्दंड थे, थोड़ा मतलब यूथ को एक तो उन्होंने एक लड़कों की सेना जैसी बना ली, एक ग्रुप बना के बिनौर में, और सचेंडी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। सचेंडी पर जब कब्जा कर लिया और फिर ये हुआ कि राजा शिवराजपुर ही थे, इसके अलावा कानपुर में कोई राजा का टाइटल नहीं किसी के पास था। अच्छा, ये मुगल काल की जो राजा का टाइटल देने का रिवाज चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अब राजा शिवराजपुर ने ही इन्हें बाहर किया था हुक्का पानी बंद करके अपनी सीमा। तो राजा शिवराजपुर को ये दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ये दिल्ली की ओर मूव कर गए। कुछ पैसा इकट्ठा किया लूटपाट करके और कुछ सेनाओं से, कुछ कब्जेदारी से, तो वो गए। और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी नशीं था, तो मोहम्मद शाह रंगीला से मिलने नहीं मिल पाया, तो उसने एक मिलने का तरीका समझा। तो वहां एक कोकी जोई नामक एक किंग मेकर लेडी थी जो सनद जारी करती थी, उसके पास ये सब काम था। वो उससे मिला, वो उत्कोच के बिना घूस के कोई काम नहीं करती थी। तो उसने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा ठीक है, मिलने कोई बात नहीं, मैं तुमको राजा का टाइटल दे दूंगी। तो जो भी उसने मांगा उत्कोच का वो दिया और राजा का टाइटल उसने दे दिया हिंदू सिंह को। तो राजा सचेंडी का, जो सचेंडी से लेकर के जो पश्चिमी हिस्सा है, जो औनहा राव तक का जो इलाका पड़ता था, उन गांवों की इनको सनद मिल गई और इनको राजा टाइटल मिल गया। जब राजा टाइटल मिल गया तो, लेकिन फिर भी ये शिवराजपुर राज की सीमा में प्रवेश नहीं करते थे। जो अभी हमने कहा कि ये जो अभी कानपुर तवारीख जिला कानपुर के हिस्सा अव्वल से जो जिक्र अभी हमने पढ़ के सुनाया था दरगाही लाल का, ये इसमें ये कहा गया दरियाए गंग से वो स्नान करने गए और दरियाए गंग किनारे कानपुर को आबाद किया। कारण क्या था, ये जाजमऊ के घाट पर जाते और जाजमऊ से नाव के रास्ते से ही जाते थे, स्थल मार्ग से नहीं बिठूर जाते थे। और बिठूर का जो ब्रह्मावर्त घाट है, ऐसा कहा जाता है वो हिंदू सिंह के द्वारा ही स्थापित है। अच्छा, तो वहां पर स्नान किया, घाट स्थापित था ही, और वहां से जब वापस आ रहे थे तो नाव से तो संध्या हो गई, तो वो वहीं पर उन्होंने ठिकाना बना लिया, मतलब रात में विश्राम करने का। तो जो हमराही थे वही जो कहानी है वो उसके अनुसार उन्होंने स्थापित कर दिया। तो ये उनका आने जाने का मार्ग था। जब राजा का टाइटल ले आए, फिर और साम्राज्य विस्तारित किया।
और ऐसा मान्यता है कि जो जुही है वो कोकी जोई का मैदान कहलाया। ये जोई के नाम पर ये हिस्सा कोकी जोई को जमीन भी दे दी गई थी, जो जिसने राजा का टाइटल दिया। फिर ये बंगसों से जब नवाबों के हाथ में पहुंच गया ये कानपुर का हिस्सा, तो सादत अली खान ने इन पर अटैक कर दिया। तो जब आक्रमण किया तो सचेंडी को घेरे रहे, मोर्चा लेते रहे अंदर से। फिर भदौरिया राजा जो थे वो इनके रिश्तेदार भी थे, तो उन्होंने बीच का और नवाब ने भी जब मोर्चा देखा कि हम नहीं ये व्यूह रचना तोड़ पा रहे, तो भदौरिया को लिया और उससे बीच में संधि पत्र भेजा कि ये फाटक बस केवल खोल दें, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, और ये स्वीकार कर लें। कुछ शर्तें रखी। उन शर्तों पर राजा ने सोचा कि मान लें, तो जो भदावर के राजा भदौरिया राजा ने कहा था उसके अनुसार उन्होंने फाटक खोल दिया, लेकिन सेना ने अंदर कब्जा कर लिया। तो वो अंदर के रास्ते से वो पीछे होकर के यमुना पार चले गए। बाद में उनका बेटा जो था वो सचेंडी पर कब्जा किया। बाद में वो निसंतान थे, तो उन्होंने सोना स्टेट से एक पुत्र लिया, गोद लिया, और वो वंश इस ढंग से राजा सचेंडी का चला। तो कानपुर के संस्थापक सचेंडी के राजा हिंदू सिंह का ज्यादा पोटेंशियल होता है। और जन्माष्टमी की जो पैदाइश का उल्लेख है कानपुर का, ये पुराने कानपुर, तो दो बातें हो सकती है। यदि कान्हदेव का यदि 1217 में डेवलप्ड कानपुर था, या तो वो कहीं से कहीं आबाद नेस्त नामूद गांव हो गया था, आबादी शून्य हो गया होगा, तो उसी कानपुर को दोबारा उन्होंने रीस्टेब्लिश्ड किया होगा। और वो कन्हैया अष्टमी को किया तो वो भी कान्हदेव से था, और ये कन्हैया अष्टमी से था, तो ये कानपुर इस ढंग से स्थापना। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। और हेरिटेज टॉक विद अनूप शुक्ला के पहले एपिसोड में बस इतना। आगे की कथा जारी रहेगी, आप जरूर देखिएगा। न्यूज़ जंगल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।